हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप भाई थंबनेल देख रहे हैं, देखिए बीपीएससी टियर 3 काउंसलिंग चल रहा है और 1 to 5 का काउंसलिंग का आज 3 दिन बीत गया और अलग-अलग जिलों से अलग-अलग खबरें आ रही थी। 2 दिन से परेशान थे लोग, अभ्यर्थी क्या समझ में आ रहा नहीं रहा है, कहाँ से क्या हो रही है, कुछ और हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने डीआरसीसी काउंसलिंग स्टाफ से बात किया और उनसे बहुत हद तक चीज़ें स्पष्ट तौर पर देखने को मिली और जो भी आपका डाउट्स था लगभग वो क्लियर हो गया। तो जिन लोगों की भाई काउंसलिंग नहीं हुई है, मतलब अभी तक आपका जो लोग 24 और 25 वाले हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, या फिर 6 to 8 वाले हैं, 9 10th हैं, 11 12th वाले हैं, तो भाई आपका काउंसलिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी डाउट्स है वो लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर जो बातें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत हद तक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग एक-एक चीज़ों को बात करेंगे। जो हम देखिए, सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि सर, ये काउंसलिंग को लेकर जो एसएमएस की समस्या है, मैसेज की समस्या है, वो थोड़ी-सी गंभीर देखने को मिलती है। बहुत से अभ्यर्थियों के पास मैसेज नहीं पहुँच पाया था, वह 21-22 को। तो उन्होंने बोला कि मैसेज सर एक मतलब ये पहला बार किया गया था, जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में नहीं हुआ था। ये बात है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में मैसेज जो था केवल और केवल विद्यालय आवंटन के समय में दिया गया था। काउंसलिंग से पहले ये मैसेज नहीं आता था, तो टीआरई 3 में लागू किया गया था। सही अभ्यर्थी के पास मैसेज नहीं पहुंचा है, अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, परंतु इसीलिए बीपीएससी ने, आपका शिक्षा विभाग ने क्या किया कि एक पीडीएफ जारी किया, और पीडीएफ मतलब वो शिक्षा विभाग ने जारी किया। तो जिन लोगों का ये समस्या था कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, ग्रुप में नहीं मिल पा रहा है, या कौन-सा साइट है, तो ये स्पष्ट तौर पर आपको समझ लेना है। जो जानकारी मिली कि बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई साइट नहीं है, जहाँ से आप वह पीडीएफ स्लॉट टाइम देख सकते हैं, आप खुद से सर्च कर सकते हैं। वह मतलब शिक्षा विभाग अपने जितने भी जिले के डीओ डीपीओ हैं, उनको एक दिन पहले उपलब्ध कराता है और फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से होते हुए आप जिस जिले में काउंसलिंग कराने वाले हैं, वहाँ के ग्रुप में वो मिल जाता है आपको पीडीएफ। तो ये चीज़ होती है, इसलिए दोनों व्यवस्था किया गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पीडीएफ कहीं खोजना चाहते हैं, कोई साइट से खोजना चाहते हैं, तो वो आपको वहाँ से नहीं प्राप्त होगा। अब आगे मैंने उनसे ये पूछा कि सर, काउंसलिंग में जो चीज़ें हैं वो मतलब कहीं-कहीं चेकलिस्ट माँगा जा रहा है, कहीं-कहीं नहीं माँगा जा रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि चेकलिस्ट प्रावधान में नहीं है, परंतु ज़ाहिर-सी बात है कि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग मतलब डीओ, डीपीओ हैं, वहाँ के कर्मचारी जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी डिमांड हो सकती है, तो आपसे माँगा गया है। तो आप चेकलिस्ट अगर ले लेते हैं, जो कि इसमें आपका पूरा मतलब देना रहता है भर के, क्या-क्या है, नहीं है, लागू है, नहीं है, तो आप देते हैं तो अच्छी बात है, अगर माँगी जा रही है तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ के डिमांड हो सकता है कि मतलब उनकी ज़रूरत है, भाई आप दीजिए, और बहुत से ज़िलों में नहीं भी माँगा जा रहा है, तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है कि फाइल्स वगैरह को लेके, तो देखिए भाई फाइल को लेकर स्पष्ट तौर पे उनका कहना था कि कोई भी फाइल चलेगा, परंतु जो आपका फाइल हो वो सुरक्षित रूप से हो, मतलब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके दे रहे हैं वो सही सलामत रहें। इसलिए उन्होंने बोला कि सर वो जो कूट वाला फाइल, बाँधने वाला फाइल है, वो बेस्ट है। और उसपे नेम प्लेट की जहाँ तक बात है, तो बीपीएससी की तरफ से कोई भी नेम प्लेट नहीं दिया गया है। आप अपने से उसपे नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी चीज़ आपका डिटेल्स है मेंशन करके आप देते हैं, तो ये चीज़। जहाँ तक बात है कि फाइल कितने मतलब देने हैं, 1 फाइल, 2 फाइल देने हैं, तो उनका कहना था कि स्पष्ट तौर पे कि 1 फाइल हम लोग की डिमांड है। हो सकता है कि अलग-अलग जिलों में 2 फाइल माँगी जा रही हों, तो अगर आप 2 फाइल तैयार करके लेके जाते हैं तो और अच्छी बात है। 1 फाइल आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट जो कि आपने डाउनलोड किया था, और दूसरा आपका है कि आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लेके जा रहे हैं, जो आपका ट्रांसपेरेंट मतलब फाइल में रख रहे हैं, जो दिखाएँगे, उसका आप ज़ेरॉक्स करा लीजिए। और जिन लोगों की समस्या थी कि सर कलर कराएँ या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कराएँ, तो इसका लिए भी बीपीएससी ने कोई नहीं ये बोला है कि आपको कलर ही देना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट देना है। कलर देने का मतलब होता है थोड़ा-सा स्पष्ट दिखता है, आपका जो बीपीएससी का लोगो है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो दिखता है। अब यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों को देखने को मिला कि भाई साफ अपलोड नहीं आया, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नहीं आया, या फिर लोगो नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर की, वेबसाइट की प्रॉब्लम है, जैसा है आया है आपको जो डाउनलोड किए हैं वो प्रस्तुत करना है। अब ये बात उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला देखिए गाइडलाइन में सर ये स्पष्ट सब चीज़ मेंशन किया गया है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स के वाटर कॉपी देने हैं और आपको साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट कहने का मतलब ये है कि उसका ओरिजिनल दिखाना है। सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, उसका ओरिजिनल दिखाना, मूल प्रमाण पत्र दिखाना है। जो बहुत से अभ्यर्थी जो फॉर्म भर रहे थे उनको इस समय समझ में नहीं आ रहा था कि हम सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट अपलोड करें, तो वहाँ पे बीपीएससी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सब सर्टिफिकेट शब्द यूज किया था। तो मार्कशीट भी जो अपलोड किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखाने होंगे। वैसे ही आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट के बाद मिलता है, क्लियर ना। तो ये चीज़ है। अब जिन लोगों के पास प्रोविजनल अपलोड किए हैं और बहुत से जिलों में उसकी ओरिजिनल की डिमांड की जा रही है, तो भाई डिमांड की जाएगी, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से स्पष्ट बोला गया था कि हम भाई ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट की डिमांड करेंगे। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग समस्याएं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपकी काउंसलिंग जो हुई है आपको डाउटफुल में रखा गया है या फिर रखा जाएगा तो आप मतलब आपकी जॉब चली जाएगी, फिर आपका जॉब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में ये चीज़ें देखने को मिली थी और बीपीएससी द्वारा एक अलग से डेट दिया गया था। तो जिन अभ्यर्थियों की डाउटफुल में रखा गया था या फिर रखा गया है या आपका काउंसलिंग अभी होनी है तो आपको रखा जाएगा, तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा बीपीएससी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से स्पष्ट तौर पे आपको ये बताया गया है कि हम एफिडेविट लेंगे दो तरीके का। पहला एफिडेविट लेंगे और आपका आधार में आपने करेक्शन करवाया है या प्रॉब्लम है नाम को लेकर, स्पेस को लेकर, लेटर को लेकर, आपका मान लीजिए कि डबल ई है, आई है, वाई है, तो या फिर आपके आगे के एम लगा हुआ है, खासकर यूपी वगैरह की लड़कियों का, या फिर मीस वगैरह लगा हुआ है, या लास्ट में बिहार की लड़कियां जो कुमारी के बाद देवी हो गया है या फिर पहले कुमारी ही रह गया है, तो इस केस में आपको एफिडेविट देना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला देना है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला कहने का मतलब क्या है कि जो डीएम, जो आपके डीएम लेवल का बना हो, एसडीएम लेवल का बना हो या फिर आपका एडीएम लेवल का बना हो, ये सारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में आते हैं। अब बात है कहाँ से इशू होना चाहिए, तो ये आपका जहाँ से आप बिलोंग करते हैं अदर स्टेट के हैं तो वहाँ से भी अगर बनवा के आप कर लेते आते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप बिहार से ही बनवा लेते हैं और नहीं बना भी रहता है तो आप उस समय बनवा लेते हैं, लेकिन उसमें आपको परेशानी होगी। तो जो लोग 6 to 8 9 10 11 12 वाले वीडियो देख रहे हैं भाई, आप पहले से बनवा लें। अब दूसरी नोटरी की क्या है, तो जिन लोगों का जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सीटेट आपका, उसी तरह से आपका स्टेट, या फिर आपका उसी तरह से जाति निवास हो गया, या फिर ग्रेजुएशन वगैरह पीजी वगैरह हो गया, अगर इसमें कहीं आपका दिक्कत है, दिक्कत क्या हो सकता है मैं इस पर भी क्लियर कर दूं। डेट ऑफ बर्थ का दिक्कत हो सकता है, नाम का दिक्कत हो सकता है, एड्रेस का दिक्कत हो सकता है। तो एड्रेस तो आपका नहीं होगा पर नाम का दिक्कत होगा, तो इस केस में आपको नोटरी द्वारा बनवा के देना है। परंतु बहुत से जिलों में नोटरी वाला नहीं लिया जा रहा है, तो भाई क्यों आप परेशान हो रहे हैं, नहीं लिया जा रहा है तो मैंने बोला ना कि अलग अलग जिलों के डीओ डीपीओ की अलग डिमांड हो सकती है, क्योंकि ये बीपीएससी द्वारा बोला गया है कि ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, तो जितने अच्छे से फिल्ट्रेशन आप करके हमको दीजिए, अच्छे कैंडिडेट के दीजिए, फर्जी कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को किया गया परंतु उसमें डाउटफुल के कैटेगरी में डाला गया है, तो भाई आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों की काउंसलिंग होनी है आप नोटरी ना बनवा के आप वहाँ पे मतलब मजिस्ट्रेट वाला बनवा लें, बहुत अच्छा होगा, ताकि अलग अलग जिलों में जो केस आ रहे हैं उसके देखते हुए मैं आपको राय दे रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट वाला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा ले, वो कहीं से इशू हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्टेट का हो या फिर अदर स्टेट का। दूसरी क्या बात है, काउंसलिंग को 3 चरणों में रखा गया है। पहला चरण क्या है कि आप मतलब एक दिन पहले या फिर उस दिन पहुंचते हैं जिस स्लॉट में आपका काउंसलिंग होता है, वहां पर पीडीएफ को जो प्रिंट आउट है चिपकाया गया, उसमें आपका बाकायदा नाम, रोल नंबर, साथ में सारी चीज़ें दी गई हैं, स्लॉट वगैरह दिया गया, काउंटर संख्या वगैरह। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है कि आपका मतलब जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर अटेंडेंस बनाया जाता है कि आप प्रेजेंट हुए हैं, और बहुत से जिलों में वहाँ पे वेब कैमरा भी लगा हुआ है, वहाँ से लाइव फोटो भी ली जा रही है, और वहाँ पे आपको अटेंडेंस बनाना है, रजिस्टर पे आपको सिग्नेचर करना है, मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन करना है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में आप जा रहे हैं तो आपको एडमिट कार्ड और कैंडिडेट का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये जो कैंडिडेट है इन्होंने ही एग्ज़ाम दिया था, मतलब कि एग्ज़ाम देते समय आपने उस सीट पर बैठा था, आपने ही एग्ज़ाम दिया था। जैसे कि आपका वहाँ पर देखे होंगे एग्ज़ाम समय में आपका बायोमेट्रिक हुआ था और लाइव फोटो भी लिया गया था, तो सेम एडमिट कार्ड के प्रोसेस को
अपनाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है क्रॉस चेक करने के लिए कि आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जैसे ही एडमिट कार्ड देते हैं वो आपको उसका जो वहाँ पे आपको सीरियल नंबर के साथ बार कोड लगा होता है उसको स्कैन करते हैं, पूरा डिटेल्स आता है, फिर आपका लाइव फोटो लेते हैं और थंब इम्प्रेशन वहाँ पर भी करते हैं, उससे क्रॉस वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट का सर स्टिकर नहीं है, गुम हो गया है, या फिर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही नहीं है, तो इस केस में स्पष्ट तौर पे बीपीएससी का गाइडलाइन है कि भाई मतलब आपको उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के देना है। तो आप एफिडेविट बनवा ही लेंगे अगर आपका एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, आपका स्टिकर नहीं है या फिर आपका इस तरह से खो गया है, तो उसके केस में आपको एफिडेविट देना, वो भी आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा के देना होगा, स्पष्ट गाइडलाइन बीपीएससी का। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तीसरे स्टेज में हम आते हैं तो हमारा वहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको ओटीपी की डिमांड, मतलब आप जैसे ही एडमिट कार्ड देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक है उस पर ओटीपी देता है। तो आधार में बहुत से लोगों ने अपडेट कराया है, तो आधार में आपने अपडेट कराया है तो उससे कोई ये नहीं है, परंतु अपडेट नहीं कराना था। अगर आपने अपडेट कराया है तो एफिडेविट चाहिए आपको उस रूप में देना होगा कि मैंने इसलिए एफिडेविट मतलब आधार कार्ड में अपडेट कराया था। तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, तो आपको ओटीपी वो देते हैं तो आपका प्रोफाइल खुलता है। अब इस केस में भी दो चीज़ें देखने को मिली है कि बहुत लोगों के पास ओटीपी नहीं जा पा रहा है, या फिर उसके पहले थंब इम्प्रेशन एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है तो नहीं हो पा रहा है। शाम तक आपका ये किया जा रहा है, शाम 5 बजे के बाद तक भी प्रयास किया जा रहा है, तो बहुत से अभ्यर्थियों का सफल हो जा रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आपका जो काउंसलिंग होने वाला है आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका थंब इम्प्रेशन नहीं ले, फिंगर काम नहीं करें, या फिर आपका ओटीपी नहीं जाए, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ये चीज़ें हो सकती हैं, हालांकि आपके साथ नहीं हो, मैं ऐसा चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा नहीं हो। अगर हो भी जाती है तो आप परेशान नहीं होंगे, वो विभाग आपका देखेगा और शाम तक इंतजार करेंगे, फिर से आपको रिकाउंसलिंग किया जाएगा आपका। और काउंटर सेंटर पर जाते हैं तो स्लॉट खुलता है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय, तो वहाँ पर भी देखिए आपने जब फॉर्म भरा था तो एक मोबाइल नंबर दिए थे, एक आधार लिंक मोबाइल नंबर दिए थे, तो जो मोबाइल नॉर्मल मोबाइल नंबर दिए वहाँ पर आपको मैसेज वगैरह दिखे। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट का अलग अलग मोबाइल नंबर हो, परंतु मैक्सिमम कैंडिडेट का एक ही मोबाइल नंबर है जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, और आपने फॉर्म भरते समय जो आधार से लिंक मोबाइल है उस पर दिया था। तो आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी जाता है, ओटीपी शेयर करता है, आपका प्रोफाइल खुलता है और चीज़ों के। अब मिलान की बात है, तो जो आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं उसका वाटर मार्क आपको देना है, और साथ में अगर जहाँ पे डिमांड हो रही है तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दे रहे हैं उसका एक कॉपी जेरोक्स भी रखें तो साथ में, और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे। इसका कोई सीरियल क्रम वगैरह नहीं होता है, जैसे जैसे आपको पोर्टल पर दिखाता है वैसे वो डिमांड करते हैं, उसका वाटर मार्क देना होता है और फिर से आपका उसका ओरिजिनल देना होता है। अब बात है वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समझने वाली बात है कि जो काउंसलिंग होती है उसमें वो मिलान करते हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप दे पा रहे हैं कि नहीं ओरिजिनल। अगर आप देते हैं तो क्रॉस चेक करते जाते हैं, फाउंड करेक्ट, और जहाँ पे उनको लग रहा है कि समस्या, मैंने फिर से दोहराया कि ये आपका काउंसलिंग का एक प्रोसेस है जहाँ से फिल्ट्रेशन, सबसे बेहतर फिल्ट्रेशन यहाँ से होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स का फिल्ट्रेशन होगा, परंतु यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से देखी जाती है। अब वहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसकी मिलान वो करते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाए। बहुत से जिलों में केएम को लेकर जो लड़कियों का समस्या है, या फिर देवी कुमारी को लेकर, मिस को लेकर तो रखा गया मजिस्ट्रेट वाला देने के बावजूद भी। ऐसा नहीं है, देखिए पर डे जो काउंसलिंग होता है उसका डाटा बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पास जाता है कि आज किन किन जिलों में कितने अभ्यर्थियों का सक्सेसफुल काउंसलिंग हुआ, या कितने अभ्यर्थी का डाउटफुल में रखा गया है, या इतने अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। वो सारा डाटा का कलेक्शन होता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस पर रोज मंथन करता है। और आपको मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है या फिर आपको रख दिया जाता है तो आप परेशान नहीं होंगे। आपका ऐसा नहीं कि जॉब चला गया, आपकी काउंसलिंग होगी और फिर से विंडो रीओपन होगा और रीअपलोड आपको करके उसको वाटर मार्क वाला डाउनलोड करेंगे, और आपको एक डेट दिया जाएगा, एक प्लेस दिया जाएगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उपस्थित होना होगा और फिर से आपको रीकाउंसलिंग होगी। हालांकि मेरा इस पर सेपरेट वीडियो आएगा कि उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ से आपको अटेस्टेड कराना है, एफिडेविट किस में देना है नहीं देना है, पूरा फुल इस पर मेरा एक वीडियो ही आएगा। इस पर रीअपलोड और रीकाउंसलिंग को लेकर डाउटफुल्स वाले लोग जो हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जिन लोगों की भाई समस्या है, तो आपका आधार वाला है, आप
एफिडेविट देते हैं, या फिर 10th वगैरह में है तो एफिडेविट देते हैं। तो वहाँ पर देखिए कर्मी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका ले लेते हैं और फिर उस रूप में आपका क्रॉस चेक करके डाउटफुल में नहीं डालते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है और आपको वहाँ से चीज़ें मिलती हैं। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अब आपको होने के बाद आपको काउंसलिंग लेटर जो मिलता है, काउंसलिंग लेटर मिलता है तो फिर वहाँ पर भी आपको सिग्नेचर कराया जाता है, मोबाइल नंबर वगैरह दिया जाता है। और वही मोबाइल नंबर इसलिए कि क्रॉस चेक हो जा रहा है कि अब आपको इस बार पता है कि इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं भेजा जा रहा है, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जा रहा था। तो बीपीएससी इस बार ये एक अच्छा चीज़ कर रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर पर जाने से पहले आपको मैसेज देगा और एक पीडीएफ स्लॉट जारी होगा जिसमें आपका पूरा डिटेल्स रहेगा और कहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है, कितने बजे उपस्थित होना है, किन किन चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस स्पष्ट रहेगी, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में नहीं हुआ था। तो इसलिए जो लोग ट्रेनिंग को लेकर परेशान थे, भाई आपको ट्रेनिंग को लेकर परेशान नहीं होना है। और जितने भी डाइट और पीटीसी सीटी है जहाँ पर आपका ट्रेनिंग होना है, ऑलरेडी वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। जो पुराने टीचर हैं उनका एफएलएन का या फिर आपका पीवीएल की ट्रेनिंग चल रही है, तो ऑलरेडी वो मतलब आपका भरा है। जब तक वो खाली नहीं होता है तब तक एससीईआरटी आपको ट्रेनिंग के लिए बोल नहीं सकता है, तो इसलिए आपको ट्रेनिंग को लेकर परेशानी होना है। अब जो लोगों का सक्सेसफुल काउंसलिंग हो जा रहा है, अब देखिए आप जो एक फाइल देते हैं या 2 फाइल आपको जहां जमा हो रहा है आप देते हैं, वो फाइल आपका डीओ डीपीओ के पास चला जाता है और उनका भी फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है, बाकायदा पोर्टल से वेरिफिकेशन किया जाता है। खासकर जाति या निवास का जो केस है, सीटेट का स्टेट का केस है, इस रूप में तो जो लोग वेब कॉपी वगैरह दिए हैं उसका ओरिजिनल दे भी देते हैं, तो आपको वहाँ पर फिर से चेक किया जाता है कि कोई आपने कहीं रीडिंग तो नहीं कर दिया है या फिर कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया है। और क्रॉस वेरिफिकेशन जितने कैंडिडेट सक्सेसफुल हो रहे हैं सबका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। और आपको पता है कि जब दूसरा चरण में आप आते हैं तो आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो जितने भी अभ्यर्थियों का मतलब फाइनल हो जाता है, आपका सक्सेस होता है, तो उनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। हालांकि उसके पहले एक डेट दिया जाता है, जो लोग डाउटफुल में आते हैं तो उनको डेट दिया जाता है और उनकी काउंसलिंग करने के बाद ही आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। इसलिए इसमें गैप होता है। संभवतः आपको 5 तारीख को पूरी काउंसलिंग समाप्त हो रही है तो 10 तक वो डाउटफुल वाले लोगों के लिए ओपन होगा विंडो। उसके बाद आपकी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको आगे चल के एक फिर से गैप दिया जाता है और उस बीच में आपकी ट्रेनिंग हो जाती है या फिर प्रोविजनल से पहले ट्रेनिंग हो जाती है, वो भी बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। और वहाँ पे भी आपको जब फाइनल आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसके पहले आपको एक गैप दिया जाता है ताकि फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए और जितने भी अभ्यर्थी पास किए हैं 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 सबको एक साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। अब उसमें जैसे आपको योगदान करना है, कोई लेट से करता है, कोई पहले कर लेता है, जैसे भी हो जाए, कोई उसी दिन कर लेता है, तो वो सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है तो भाई आधार वालों के लिए एकदम स्पष्ट तौर पर शिक्षा विभाग का कहना है कि आपको एफिडेविट देना है। अब अलग बात है कि कई जिलों में नहीं लिया जा रहा है या फिर मनमानी की जा रही है, ऐसा नहीं है। वो बीपीएससी के तरफ, बीपीएससी के पास या शिक्षा विभाग के पास वो सारी चीज़ें जा रही हैं, तो उस रूप में आपको परेशान नहीं होना है। आपका जॉब सिक्योर है और आपको जॉब होगा। अब बहुत से जिलों में हो जा रहा है क्योंकि वहाँ के स्टाफ अगर वैसे हैं, देख रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक है, जिनका ब्लर है या फिर आपका उल्टा सीधा अपलोड हो गया, तो उल्टा सीधा वाला में तो भाई आपको रोका जाएगा क्योंकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। 3 लोगों को भी बोला गया है कि आप जितना अच्छे से काउंसलिंग कर दें, डॉक्यूमेंट्स की जांच कर दें, इसलिए ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि अब आपके जितने भी मन में डाउट्स हैं सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर, प्रोविजनल वगैरह के, तो मैं भाई फिर से बोल रहा हूँ कि आप मूल सर्टिफिकेट की व्यवस्था कर लें ताकि आपको जो री काउंसलिंग होगा उसमें आप प्रस्तुत कर पाए। वहाँ पर आपको करना ही करना होगा। बहुत लोगों ने नहीं उठाया है तो भाई आप उठा लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। और एफिडेविट आप बनवा ही लीजिए। बाकी जिन लोगों को डाउटफुल में रखा है कि आप परेशान नहीं होइएगा, डाउटफुल पर मेरा एक अलग वीडियो आएगा उनका स्पेशल कि कैसे प्रोसेस होता है, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था। और लगभग जितने कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं उनका काउंसलिंग सक्सेसफुल होता है और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं, ये जितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा टीआरई 1 और टीआरई 2 में कि जो कैंडिडेट थे फाइनल होने के बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग लेटर से रोका गया था। भाई पिछला आप टीआरई 1 और टीआरई 2 में देख सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स का एक लिस्ट निकलता है और बुलाया जाता है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। ये चीज़ हुआ है, ये वास्तविकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आपको मौका मिलेगा, हर जगह आपको मौका मिलेगा, परंतु आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। इसलिए फर्जी लोग
हर हालत में पकड़े जाएंगे। इतने ना इसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है कि पकड़े ही जाएंगे। बाकी मैं समझता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर आप डाउटफुल की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, आपका काउंसलिंग होता है, भगवान ना करे कि आप डाउटफुल कैटेगरी में आ भी जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा। आपका हर एक समस्या का समाधान होगा। आपको फिर से विंडो रीओपन होगा और आपको सारी चीज़ें फिर से मौका मिलेगी। बाकी मैं समझता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों यारों के पास, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। वीडियो को किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आपको हर तरह से संभव मदद मिलेगा। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।